गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 28 के साथ में क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक है आज हमारा लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का विकास। कि लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, जानना उसकी परिभाषा पर बताई थी। ये कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था अंकुरित पराग कण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, अर्थात पुष्पीय पादपों के जीवन चक्र की वह एगुणित अवस्था जिसमें एगुणित जनन केंद्रक से समसूत्री विभाजन द्वारा तो नर युग्मकों का निर्माण होता है, उसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अर्थात नर युग्मकोद्भिद ऐसी संरचना होती है, कैसी होती है, सूक्ष्म त्रिकेंद्रकीय एगुणित और अल्पकालिक संरचना होती है। अब प्रश्न ये होता है कि लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा कि लघु बीजाणुओं प्रकरण में हम लघु बीजाणु को परागकण भी कह सकते हैं। कि लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद का विकास, वो क्या बोलते हैं, परागकोश। लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद का विकास परागकोश के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। परागकोश, ध्यान देना, पुष्प की ऐसी संरचना होती है, जननक्षम संरचना, जो कि पुंकेसर का भाग होती है। पुंकेसर पुष्प का नरजननांग होता है, जो तीन भागों से मिलकर बनाता है, परागकोश, योजी और पुतंतु। तो पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित संरचना क्या कहलाती है, जननक्षम संरचना परागकोश कहलाती है। दीपाली होती है, इसमें क्या बनता है, लघु बीजाणु धानियां। लघु बीजाणु धानियों में क्या होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है और लघु बीजाणु चतुष्क से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु। अब प्रश्न ये होता है लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो आप देखें लघु बीजाणुओं, आप उसमें थोड़ा सा देखें, लघु बीजाणुओं, लघु बीजाणु अभी भी कहते हैं परागकण या परागकण। लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद का विकास, किसका विकास, नर युग्मकोद्भिद का विकास परागकोश के अंदर ही। इसके अंदर परागकोश, परागकोश एंथर, परागकोश एंथर के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। परागकोश के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद का विकास परागकोश के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है, जो निम्नलिखित दो चरणों में पूर्ण होता है। ये कह सकते हैं जो निम्नलिखित दो चरणों, निम्नलिखित दो चरणों में पूर्ण होता है। निम्नलिखित दो चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण है ए, परागण से पूर्व, और दूसरा है बी, परागण के पश्चात। परागण से पूर्व और दूसरा है बी, परागण के पश्चात। परागण के पश्चात, ध्यान देना। अब हम इसका एक बार डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, तो देखिएगा। तो देखिए ये लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद तक के विकास का डायग्राम है। इसमें देखो ये लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु प्रारंभ में कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। लघु बीजाणु चतुष्क माइक्रोस्पोर टेट्रेड से मुक्त होने के बाद गोलाकार रचनाओं में बदल जाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं। अब लघु बीजाणु या परागकण से नर
नर युग्मकोद्भिद का विकास की घटनाओं का क्रम है ये। इसमें देखिएगा प्रारंभ में लघु बीजाणु में क्या होता है, बाह्य चोल, अंत्यचोल और वृत्तिकाएं होती हैं और एक एवरेज केंद्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोशिकाग्र होता है और 3 जनन छिद्र होते हैं। आप ध्यान देखना, हमने आपको बताया था कि पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु चतुष से मुक्त होकर आकार में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इससे थोड़ा बड़ा आकार वृद्धि हो जाएगी, आकार वृद्धि हो जाएगी और उसी समय इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहली कोशिका बनती है बाह्य कोशिका, जो बड़ी होती है। बाह्य कोशिका कैसी होती है, बड़ी कोशिका होती है और नीचे होती है लेंस आकार की जनन कोशिका। इस समय कैसे आकार की, लेंस के आकार की जनन कोशिका। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में एवरेज केंद्रक होता है। अब ये आगे जाकर के प्रारंभ में बाह्य कोशिका का जो एवरेज केंद्रक होता है वो गोलाकार होता है, तो बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। इस बड़ी कोशिका को बाह्य कोशिका कहते हैं। इसके नीचे जो लेंस आकार की कोशिका थी जनन कोशिका, वो तंतु रूपी या क्रेमी रूपी होकर जनन कोशिका का निर्माण करती है। इसका जनन केंद्रक होता है, एवरेज होता है, इसका भी क्या होता है, एवरेज होता है। बाद में इसके बाद यहाँ पर 2 कोश की अवस्था होती है। 60% पादपों के परागकण इस 2 कोश की अवस्था में क्या होते हैं, परागित होते हैं। ध्यान देना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, परागण से पूर्व विकास। किसका, नर युग्मकोद्भिद का परागण से पूर्व विकास यहाँ पर होता है। इसके बाद होता है परागण के पश्चात। ये जो इसमें होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो विकास है ये होता है परागण से पूर्व, परागण से पूर्व। और ये होता है यहाँ से आकर के यहाँ से आकर ये वाला, ये होता है परागण के पश्चात। परागण के पश्चात ध्यान दीजिएगा, परागण के पश्चात ये 2 चरणों में इसका हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, ए एंड बी, ए और बी। तो देखिएगा यहाँ तक इस 2 कोश की अवस्था में क्या होते हैं, 60% उसके पादपों के परागकण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अर्थात परागित होते हैं। अब क्या होता है, उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद यह आकार में वृद्धि करता है। परागण के पश्चात की बात है, इसको पहले ये पढ़ेंगे हम, पहले परागण से पूर्व बताएंगे इसको। परागण के पश्चात को पहले, परागण के पश्चात क्या होता है, आकार वृद्धि करेगा। आकार वृद्धि करेगा क्योंकि वर्तिकाग्र पर पोषक माध्यम होता है, लिपिड, शर्करा, बेंजीन और बोरॉन तत्व का आदि का। परागण के अंतर्चोल खुल जाएगी और जनन छिद्र से होकर क्या बनाती है, पराग नलिका बनाती है। इसमें जो कायिक कोशिका का केंद्रक है वो सबसे पहले आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, नलिका केंद्रक। और इसी समय ध्यान देना, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। इस प्रकार पराग नलिका इन 2 नर युग्मकों युक्त संरचना को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये परागण के पश्चात हो गया। और परागण से पूर्व हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि बाह्य चोल, अंत्यचोल, वृत्तिकाएं, एवरेज केंद्रक और कोशिकाग्र, इनमें क्या होता है, वृद्धि होती है। और समसूत्री विभाजन द्वारा जो ये लघु बीजाणु होते हैं 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, बड़ी कायिक कोशिका और छोटी जनन कोशिका। बड़ी कायिक कोशिका बड़ी होती है और छोटी जनन कोशिका होती है वो लेंस के आकार की होती है। बाद में वृद्धि होती है और जो अनियमित आकार की जो कायिक केंद्रक होता है, वो कायिक कोशिका का जो कायिक केंद्रक होता है वो अनियमित आकार हो जाता है। और जनन कोशिका जो होती है क्रैमी रूप में तर्क रूपी होती है, इसका जनन केंद्रक है वो तर्क रूपी होता है, ये जनन से पूर्व है। तो हम इसका अध्ययन करते हैं। डाले हेडिंग परागण से पूर्व। तो देखिएगा, पहला है लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वो 2 चरण में होता है। पहला चरण है परागण से पूर्व, परागण से परागण होने से पूर्व का विकास। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु चतुर्थ से मुक्त होकर आकार में
करते हैं। तो आप देखिएगा इसमें देखो, इसको देखो ध्यान से आप, पराग कोश के अंदर, पराग कोश में क्या होती है, लघु बीजाणु ध्वनि होती है, जिसमें क्या बनते हैं लघु बीजाणु। पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क अर्थात माइक्रोस्पोर टेट्रेड, माइक्रोस्पोर टेट्राड से मुक्त होकर पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त होकर पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त होकर आकार में वृद्धि करते हैं। आकार में वृद्धि करते हैं। ठीक उसी समय आकार में वृद्धि करते हैं, उसी समय इसमें समसूत्री वादन के द्वारा, उसी समय इसमें लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन के द्वारा दो असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त होकर आकार में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। आकार में वृद्धि करते हैं। ठीक उसी समय इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा, मतलब समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा दो असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से बड़ी कोशिका को काय कोशिका कहते हैं और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। आगे देखो, इनमें बड़ी कोशिका को, क्योंकि असमान कोशिका का निर्माण होता है, बड़ी कोशिका को कायी कोशिका और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। बड़ी कोशिका को कायी कोशिका और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। आगे देखिएगा, प्रारंभ में कायी कोशिका कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ में कायी कोशिका का केंद्रक क्या होता है, गोल होता है। आगे देखो, प्रारंभ में कायी कोशिका का केंद्रक गोल होता है। कैसा होता है, गोल। प्रारंभ में कायी कोशिका का केंद्रक गोल होता है, जो बाद में गोल होता है, जो बाद में अनियमित आकार कैसा हो जाता है, जो बाद में अनियमित आकार का हो जाता है, जो बाद में अनियमित आकार का हो जाता है।
कैसे हो जाता है? अनियमित आकार का हो जाता है। आगे देखो, जनन कोशिका प्रारंभ में कैसे होती है? लेंस के आकार की। आगे देखो, जबकि जनन कोशिका प्रारंभ में लेंस के आकार की होती है। कैसी होती है? लेंस के आकार की होती है। चित्र सेकंड में देखना, लेंस के आकार की होती है, किंतु बाद में लंबी चौड़ी, किंतु बाद में लंबी चौड़ी कैसे हो जाती है? किंतु बाद में लंबी चौड़ी क्रेमी रूपी होकर क्रेमी रूपी या तरकु रूपी होकर काय कोशिका के क्रेमी रूपी या तरकु रूपी होकर कायिक कोशिका के कोशिका क्रम में तैरती रहती है। कायिक कोशिका के कोशिका क्रम में तैरती रहती है। अब ध्यान देना, यह कायिक कोशिका के मध्य में आ जाती है। अब ये कैसे? कायिक कोशिका के मध्य में, कायिक कोशिका के मध्य में आ जाती है। मध्य में आ जाती है। कायिक कोशिका के कोशिका द्रव के कायिक कोशिका के मध्य में आ जाती है। ये कह सकते हैं चौड़ी क्रेमी रूपी होकर कायिक कोशिका के मध्य में या कोशिका द्रव के मध्य में या कोशिका द्रव में तैरती रहती है। ये कह सकते हैं। ये कहते हैं को करनी है, सही है। तो देखिएगा परागण से पूर्व, एक बार पुनः देखें, पराग कोश के अंदर परागण से पूर्व लघु बीजाणुओं का विकास या नर युग्मकों के रूप में विकास। तो देखिएगा पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु क्या होते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क। मैंने बताया था कि लघु बीजाणु निर्माण के समय कैलोस की वृत्ति से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं आपस में, चार कोशिकाओं के समूह में जुड़े होते हैं। जब ये कैलोस की वृत्ति गलती है तो लघु बीजाणु चतुष्क से लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। कैलोस एंजाइम के द्वारा कैलोस वृत्ति को गलाया जाता है। उसके बाद में लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं और क्या करते हैं? आकार में वृद्धि करते हैं और गोलाकार हो जाते हैं। इसी समय इसमें क्या होता है? संसूत्र विभाजन के द्वारा दो असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें बड़ी कोशिका जो होती है कायिक कोशिका और छोटी कोशिका क्या कहते हैं? हम जनन कोशिका कहते हैं। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका, छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। आगे देखो, प्रारंभ में कायिक कोशिका का केंद्रक कैसा होता है? गोल होता है, गोलाकार होता है। प्रारंभ में कायिक कोशिका का केंद्र क्या होता है? गोल होता है, जो बाद में अनियमित आकार का हो जाता है, मतलब इरेगुलर, जो बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। इसी प्रकार जनन कोशिका प्रारंभ में लेंस के आकार की होती है। कैसी होती है? लेंस के आकार की होती है, जो बाद में लंबी चौड़ी क्रेमी रूपी या तरकु रूपी हो जाती है और कोशिका कायिक कोशिका के मध्य में आ जाती है या कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में तैरती रहती है। इसके आगे का वर्णन देखें आप कि कायिक कोशिका से, ध्यान दीजिएगा, कायिक कोशिका परागण के पश्चात क्या बनाती है? परागलिका का निर्माण करती है। कायिक कोशिका के द्वारा परागण के बाद किसका निर्माण होता है? परागलिका का निर्माण होता है। आगे देखें, आगे के टॉपिक में कि इनका आगे का क्या कार्य है। तो जो कोशिकाएं बनी, कौन सी कोशिकाएं? बड़ी कायिक कोशिका और छोटी जनन कोशिका, ये आगे क्या करती हैं? देखिएगा, अभी
परागकण कैसे हो गया? तो कोशिकीय। ध्यान देना। तो देखिएगा कायिक कोशिका, कायिक कोशिका परागण के बाद पराग नलिका क्या बनाती है? पराग नलिका का पॉलीट्यूब का निर्माण करती है। किस तरह करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है। जबकि जनन कोशिका क्या करेगी? ध्यान दीजिएगा। जबकि जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो नलिकाओं का निर्माण करती है। देखो, जबकि जनन कोशिका दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। ये कार्य इनका आगे का होता है। और देखिए आप लोग आगे कि जब दो कोशिकीय हो जाता है लघु बीजाणु परागकण, तो इस द्विकोशिकीय अवस्था में परागकणों का क्या होता है? परागण हो जाता है। तो लगभग 7% से अधिक कोशिकीय पादपों में परागकण इसी दो कोशिकीय अवस्था में परागित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ध्यान रखना, इस दो कोशिकीय अवस्था, ध्यान देना, इस द्विकोशिकीय अवस्था कौन कौन सी? कायिक कोशिका और जनन कोशिका। इस द्विकोशिकीय अवस्था में परागकणों का क्या होता है? परागण। इस द्विकोशिकीय परागकणों का परागण हो जाता है। परागकणों का परागण हो जाता है। परागकणों का परागण हो जाता है। आगे देखें, लगभग 60% से अधिक, लगभग 60% से अधिक कोशिकीय पादप, अधिक कोशिकीय पादपों में या कोशिकीय पादपों के अलावा कोशिकीय पादपों के परागकण क्या जाते हैं? इसी दो कोशिकीय अवस्था में परागित होते हैं। परागकण इसी दो कोशिकीय कायिक कोशिका और जनन कोशिका, दो कोशिकीय अवस्था में ही परागित होते हैं। दो कोशिकीय अवस्था में ही परागित होते हैं। तो आप ध्यान से देखना, परागण के बाद क्या होता है? देखिएगा, परागण के बाद जो दो कोशिका होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। तो परागण के बाद मतलब कायिक कोशिका परागण के बाद क्या बनाती है? परागनलिका का निर्माण करती है। अर्थात कायिक कोशिका अंतःचोल के माध्यम से बनाती है, परागनलिका बनाती है, जबकि जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। अब आता है परागण के पश्चात। परागण के पश्चात विकास, इसका नर युग्मकों का विकास। परागण के पश्चात नर युग्मकों का विकास। बी, परागण के पश्चात नर युग्मकों का विकास। इसमें ध्यान से देखें, आप ध्यान देना, गौर से लेकर जब द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण, जैसे मान लीजिएगा, इसको समझ लें एक बार, मान लीजिएगा ये एक
ये बाह्य पुंज और ये जो होते हैं परागकोश, सॉरी यस परागकोश, इसमें क्या होते हैं? ये परागकण और घूमेगा। क्या है? परागकण। एक कोशिका ये रही और एक कोशिका ये रही, द्विकोशिका अवस्था। परागकण कहाँ पहुंच रहे हैं? द्विकोशिका अवस्था में। कौन सी अवस्था है? द्विकोशिकीय अवस्था। द्विकोशिकीय अवस्था यहां पहुंच रहे हैं। यहां पर वर्तिकाग्र पर वर्तिकाग्र पर क्या होता है? इसमें शर्करा मतलब ग्लूकोज, शर्करा लिपिड और बेंजीन का क्या होता है? एक पोषक माध्यम होता है। पोषक माध्यम क्या होता है? पोषक माध्यम होता है। यदि मैं इसको बड़ा कर, ये तो हो गया परागण। किसे कहते हैं? परागण। परागकोश से परागकणों का कोश की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यदि इसको बड़े डायग्राम में देखें हम, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बड़ी क्या है? वर्तिका, ये अंडक, ये देखिए यहां पहुंच गया ये परागकण। कौन सा कण? परागकण। कौन से अवस्था में? अब ये ऐसा हो जाता है तो लेंस के आकार कोशिका ऊपर हो जाएगी और ये एनिल आकार का केंद्रक है। द्विकोशिका अवस्था होती नहीं है, यहाँ पर पहुंच गया। इस पर क्या होता है? ये माध्यम होता है, ये होती है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये होता है पोषक माध्यम। पोषक माध्यम क्या लेना? अब यह पोषक माध्यम अवशोषित करेगा तो इस पर जो अंत्यचोल है इस पर दबाव पड़ेगा। अंत्यचोल क्या करेगी? जनन छिद्र के माध्यम से क्या बनाएगी? पराग नलिका बनाएगी। क्या बनाएगी? पराग नलिका। ये पराग नलिका अंगेजों बीजाणु द्वारा जो आकर्षित होती है। इस पराग नलिका में सबसे पहले क्या आएगा? एनिल आकार का केंद्रक, इसका बोलते हैं नलिका केंद्रक। नलिका केंद्रक ये होती है पराग नलिका, पराग नलिका। और अब ध्यान कोशिका दो सांस्कृतिक ऑर्गन द्वारा क्या बनाती है? दो नर युग्मक बनाती है। ये किसके बाद होता है? परागण के बाद विकास होता है। तो ध्यान देना कि जब द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण किसी कोशिकीय वर्तिका तक पहुंचते हैं तो आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके आकार में बड़े हो जाते हैं। आकार में क्या जाते हैं? बढ़ जाते हैं, जिससे कई कोशिका अंत्यचोल, कई कोशिका के अंत्यचोल, जिससे कई कोशिका की अंत्यचोल जन छिद्रों से बाहर होकर क्या बनाती है? पराग नलिका बनाती है, जिसमें क्या कहते हैं? कई कोशिका का सबसे पहले कई केंद्र लगाते हैं, नर केंद्र कहते हैं। और जन कोशिका संस्कृति वजन द्वारा विभाजित होकर के दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। इस पराग नलिका युक्त और दो नर युग्मकों युक्त संरचना को क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसके बारे में आप देख लें, देखिए ध्यान से। बहुत ही रोचक की घटना है कोशिका पादपों की। तो देखो इसमें देखो, जब द्विकोशिकीय जब द्विकोशिकीय परागकण लघु बीजाणु विकसित हो गए परागकण, जब द्विकोशिकीय परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने हैं, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो आवश्यक पदार्थों को पहुंचते हैं तो आवश्यक पदार्थों को
आकार में बढ़ जाते हैं, आकार में बढ़ जाते हैं, जिससे कायिक कोशिका की अंत्यचोल, जिससे कायिक कोशिका की अंत्यचोल जनन छिद्रों के माध्यम से जनन छिद्र से बाहर निकलकर परागनलिका का निर्माण करती हैं। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था, परागनलिका का निर्माण करती हैं। क्या बनाती है? परागनलिका का निर्माण करती हैं। आप देखिएगा इस परागनलिका में सबसे पहले कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक प्रवेश करता है। इस परागनलिका में सबसे पहले कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक प्रवेश करता है, जिसे नलिका केंद्र कहते हैं, जिसे अब नलिका केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस नलिका केंद्रक कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ध्यान देना, इसी समय जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती हैं। ध्यान दीजिएगा, दो नर युग्मकों का निर्माण करती हैं। ये नर युग्मक भी परागनलिका में प्रवेश कर जाते हैं। ये नर युग्मक भी परागनलिका में प्रवेश कर जाते हैं, परागनलिका में प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान देना, इस परागनलिका युक्त आप देखिएगा, इस परागनलिका तथा दो नर युग्मकों युक्त संरचना को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं।
अतः परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान दीजिएगा, इसको दोबारा देखें आप लोग कि परागण के पश्चात नर युग्मकोद्भिद का विकास। ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट पे क्या है आपके कि जब द्विकोशिकीय परागकण, दो कोशिकाओं युक्त परागकण, कौन सी कोशिका, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, किसी पुष्प के वर्तिकाल पर पहुंचते हैं तो आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके आकार में बढ़ जाते हैं। सबसे पहला कार्य क्या होता है इनका कि पुष्प के वर्तिकाल पर पोषक माध्यम होता है। पोषक माध्यम किसका होता है? शर्करा, लिपिड, बेंजीन और बोरॉन आदि तत्वों का पोषक माध्यम होता है। तो ये परागकण पुष्प के वर्तिकाल पर पहुंचते हैं और आवश्यक पोषक पदार्थों को अवशोषित करके आकार में बड़े हो जाते हैं। आकार में बड़े होंगे तो इनकी जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका की अंत्यचोल क्या करेगी, उस पर दबाव पड़ेगा और कायिक कोशिका की अंत्यचोल क्या करेगी, जनन छिद्र के माध्यम से पराग नलिका से बाहर निकलकर क्या बनाती है, पराग नलिका का निर्माण करती है। ये तो है जिससे कायिक कोशिका की अंत्यचोल जनन छिद्र से बाहर निकलकर पराग नलिका का निर्माण करती है। अब पराग नलिका का निर्माण हो गया। इस पराग नलिका में सबसे पहले कायिक कोशिका का क्या प्रवेश करता है, कायिक केंद्रक प्रवेश करता है। इस पराग नलिका में सबसे पहले कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक प्रवेश करता है। उसी समय क्या होता है, अब इसको क्या कहेंगे, इस कायिक केंद्रक को नलिका केंद्रक कहते हैं क्योंकि ये पराग नलिका में आ गया। इसी समय जनन कोशिका समसूत्री वाले द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। इसी समय क्या करती है, जनन कोशिका जो होती है वो समसूत्री वाले द्वारा विभाजित होकर के दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। ये नर युग्मक भी पराग नलिका में प्रवेश कर जाते हैं। अब इस पराग नलिका में दो नर युग्मकों युक्त संरचना को क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अतः ध्यान देना, लास्ट पॉइंट देखो आप इसमें अतः परागकण बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अतः परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। अतः परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न बन जाता है कि पुष्पीय पादपों में नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करने वाली संरचना का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, वो परागकण। ध्यान देना, तो इस प्रकार पुष्पीय पादपों में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।